VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू नीति शोध केंद्र के तत्वाधान में गांधी जी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता, आत्मनिर्भर भारत की दशा पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य उपस्थित थे। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आर्थिक नीति स्वदेशी प्रोत्साहन पर केंद्रित थी। उन्होंने स्थानीय कुटीर उद्योग एवं उसके माध्यम से रोजगार के अवसर को महत्व दिया था। उन्होंने कहा कि हमेशा से हमारी आत्मनिर्भर स्थानीय उत्पादकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। बड़े उद्योगों की आवश्यकता के बीच रोजगार उन्मुखी स्थानीय स्वदेशी उद्यमों की आज भी प्रासंगिकता है। इस आयोजन में प्रोफेसर NP पाठक, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर रेखा शर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रेखा शर्मा ने किया। आज भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश किया। आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता, रीवा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि यह बजट निराशाजनक है। इस बजट में देश के बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट विजनरी भी नहीं है। कोरोना के कारण और कोरोना काल के बाद देश में तमाम चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए। युवा बेरोजगारों के मुद्दे में भी यह बजट पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। आज देश का आम बजट पेश किया गया और जनता को बहुत उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि कोविड के बाद जो परिस्थितियां थी। इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। कोविड के बाद से जिस तरीके से इकोनॉमी गिरी और बेरोज़गारी बढ़ी है देश में, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में बजट से बहुत उम्मीद थी, पर यह बेहद निराशाजनक बजट है। इसमें इन समस्याओं से लड़ने के कोई इंतज़ाम नहीं है। इसमें कोई फौरी राहत, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए कोई उपाय किए गए हों, या महंगाई घटाने के लिए की गई हो, या किसानों के लिए कुछ किया गया हो, या मध्यम वर्ग को किसी किस्म की राहत दी गई हो, ऐसा कोई भी उपाय इसमें नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म विज़न हो। ये बिल्कुल विजनरी बजट भी नहीं है। जो इसमें डिजिटल करेंसी की बात की गई है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशंस की बात की गई है, ये सब वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं और वो समय के साथ होते रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट की ओर से कोई विज़न मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सिंपल जो इस बजट की प्लानिंग है वो ये है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में गवर्नमेंट कुछ इनपुट करने जा रही है और कुछ वो प्राइवेट पार्टियों से इन्विसेज कर रही है कि प्राइवेट पार्टीज़ उसमें इनपुट करेंगी। इन टर्न्स ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में है किया जाएगा। इससे इंफ्रा के डेवलपमेंट के ज़रिए आप इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने की सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो वो पैसे ज़्यादा बाज़ार में खर्च करेंगे, और जब बाज़ार में ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी मूव ऑन होगी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो लगभग जब से ग्लोबलाइजेशन इस देश में आया है 90s के बाद से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेके इस तरीके के बजट तो हमेशा सोचे गए हैं। और पर जो समय पहले था, आज से 10 वर्ष पूर्व जो परिस्थिति थी, उसमें जिस तरीके का विज़न इस देश को ज़रूरत थी, वो विज़न आज नहीं चाहिए। आज जो परिस्थितियां आ गई हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और जिस तरीके से लोगों की जेबें खाली हुई हैं, और हमारे यहाँ एक अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप कोविड कॉल में देखिए कि कुछ करोड़पतियों के कैपिटल 84% उनकी इनकम बढ़ गई, और वहीं कुछ पूरे देश में अगर आप देखें तो 84% लोगों की इनकम घट गई।
आज रीवा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में खड़ी उन वाहनों पर कार्रवाई की गई जिनमें नंबर प्लेट के बजाय कलेक्ट्रेट या कलेक्ट्रेट रीवा लिखा हुआ था। ऐसे वाहन सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट रीवा का प्लेट लगाकर घूमते हैं, जिन पर रीवा कलेक्टर के आदेश पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में ऐसे 3 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है, जिनके दस्तावेज मंगाए गए हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा जिले में लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकड़ के निर्देश पर लोकायुक्त टीम ने नईगढ़ी तहसील क्षेत्र में पदस्थ पटवारी को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील अंतर्गत आने वाले पटवारी हल्का इटावा कला में पदस्थ संजय कुमार दुबे ने जमीन नामांतरण के नाम पर फरियादी किसान यशोदानंद पटेल से 1000 की रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने बताया कि वह 500 रुपए पहले ही दे चुका था और दूसरी किश्त लेने के दौरान पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त की टीम पटवारी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। ये एक आवेदक है, यशोदानंद पटेल है, इटावा कला नईगढ़ी का रहने वाला है आवेदक। उसके द्वारा भूमि नामांतरण के लिए नईगढ़ी तहसील में एक आवेदन लगाया था। वहाँ पे जो पटवारी हल्का उमरिया बेहोरान का पटवारी था आरोपी जो संजय दुबे, उसको जो है 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए आज लोकायुक्त रीवा द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया है। इससे पहले भी वो 500 रुपये उससे ले चुका था। उस पैसे लेने के बाद भी उसको बार बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और लंबे समय से आवेदन भी पेंडिंग था। तो उसकी जो है आवेदन पे शिकायत करता है आज लोकायुक्त रीवा द्वारा कार्रवाई की गई। कहाँ पर कार्रवाई की? तहसील कार्यालय नईगढ़ी में कार्रवाई हुई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत महाकौशल प्रांत में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में रीवा में विद्यार्थी परिषद द्वारा 3 बड़े केंद्र सूर्य नमस्कार के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें टीआरएस कॉलेज का मैदान, जीडीसी महाविद्यालय और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शामिल है। आज कार्यक्रम के उद्घाटन में सभी केंद्रों में इकट्ठा हुए छात्र टीआरएस कॉलेज में एकत्रित हुए और स्वाधीनता के 75 वर्ष में 175 छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। इसके अलावा जीडीसी कॉलेज की 75 छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। यह कार्यक्रम आगामी 7 फरवरी तक जारी रहेगा। सिंगरौली पुलिस ने 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आयशर ट्रक जो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा सिंगरौली में प्रवेश कर रहा है, जिसमें भारी तादाद में गांजा लोड है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए 15 सदस्यीय टीम मध्य प्रदेश के बॉर्डर सिंगरौली में तैनात कर दी। रात जैसे ही आयशर ट्रक सीमा में प्रवेश करता है, मौजूदा पुलिस कर्मियों ने अपने कब्जे में लेते हुए तलाशी ली। ऊपर पोहा की बोरियों के नीचे 24 बोरी गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से 2 लोगों को पकड़ा गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। मौके से 2 आरोपी अमित कुमार पटेल, दूसरा अमित पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य गांजा तस्कर निपेंद्र सिंह अभी भी फरार है। कल जो है थाना बेढ़न के थाना प्रभारी श्री अरुण पांडे को सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तस्कर जो है गांजे की ट्रक से परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पर बरहपान में घेराबंदी करके ट्रक को रोका गया, जिसमें से 505 किलो गांजा उसमें मिला, जिसकी बाजार की वैल्यू करीब लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। उसे जब्त किया गया। 2 आरोपी बनाए गए हैं उसमें। शेष आरोपियों की तलाश जो है इन्वेस्टिगेशन में की जा करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये उड़ीसा के बालांगीर जिले से गांजा चला था और ये रीवा जा रहा था, रीवा, और इसके बाद वो दूसरी खेप जो है इसको इलाहाबाद प्रयागराज में उतारता। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार गांजा पकड़े जा रहे हैं। जो लोग इस तरह सूचना मिलती है उन पर कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में देश के आर्थिक विकास में कोयला का प्रमुख स्थान है। देश में पैदा होने वाली 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है। अभी हाल ही में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी से सरकार बैकफुट में खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन इसी कोयले के परिवहन में लगे ट्रक ड्राइवर, ऑपरेटर और हेल्पर के साथ ट्रांसपोर्टर कंपनियों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक एवं शारीरिक शोषण की खबरें भी उमरिया जिले से सामने आ चुकी हैं। जोहिला ट्रक ड्राइवर, ऑपरेटर एवं हेल्पर एसोसिएशन ने जोहिला क्षेत्र नौरोजाबाद में कार्यरत कोयले के ट्रांसपोर्ट में लगी 3 कंपनियों पर ईपीएफ की जानकारी न देने, खाते में आए पैसे को ड्राइवर खलासी से वापस मांग लेने और शासन द्वारा
निर्धारित वेतन के अनुसार वेतन न दिए जाने को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की। ट्रकों के पहिए थमा देख SECL प्रबंधन में हड़कंप मच गया और हड़ताल स्थल पर ही SECL के आला अधिकारी, ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर कंपनी के बीच मान मनोबल का काम करने लगे। 1 वर्ष पहले भी हड़ताल करने पर ट्रांसपोर्टर कंपनियों ने लिखित समझौता करके समस्याओं को कुछ दिनों के अंदर खत्म करने की बात कही थी, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने एसोसिएशन की बातों को कुछ सही ढंग से नहीं रखा है और उनकी मांगों को भी पूरी तरीके से पूरा नहीं किया है। किस विषय को लेकर आज स्ट्राइक किया गया है? इसमें विभिन्न विषय हैं। वर्करों का पहला विषय तो ये है, ST कंपनी में कुछ PF का विषय है। कुछ पुराना 6-7 साल से काम कर रहे हैं, उनका PF भी कटा है पर PF नहीं मिल पाया है, ना ही अलॉटमेंट मिल पाया। अभी अलॉटमेंट का कुछ प्रोसेस दिखा रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों का अलॉटमेंट किया गया है और अधिकतर लोगों का भी अलॉटमेंट मिला नहीं है और ना ही पैसा मिला है। दूसरा विषय ये है कि 12 घंटा जो काम कराया जा रहा है मजदूरों से, डेंजर काम है। पब्लिक रोड में चलना किसी ड्राइवर को खुद के लिए भी सेफ्टी नहीं है और पब्लिक सेक्टर के लिए भी सेफ नहीं है कि जब वो 12 घंटा लगातार कालरी में माइंस में गाड़ी चलाएगा तो वो किस तरह से सेफ रहेगा। तो उसका जो मानक है उसको 8 घंटे किया जाए, इस मांग को लेकर भी है। दूसरा विषय ये है कि हमें न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। जो शासन ने हमको देने में निर्धारित कर दिया है उसे प्रबंधक द्वारा या ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित कराया जाए, तभी जाके ये इन्हीं सब मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन है। कौन कौन सी मांग पूरी हुई आप लोगों की? अभी मांग पूरी नहीं हुई है। पिछले साल भी हम इसी विषय पे धरना किए थे। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि 22 तारीख यानी कि 10 से 12 दिन बाद हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, पर अभी तक सॉर्ट आउट न होने के कारण आज 1 साल बाद फिर से उसी विषय को लेकर एसोसिएशन और संबंधित मजदूर वर्ग इस पे आंदोलित है। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे की गतिविधि क्या होगी? पूरी नहीं होती तो लोकतंत्र में नागरिक के पास या लोगों के पास एक ही अधिकार रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करे और शासन प्रशासन से अपनी मांगों को पूरी करने की उम्मीद रखें। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।